तो मैं उस वर्ग का नेता था जिस वर्ग को लोग भ्रष्टाचार के लिए गिनते कि इंजीनियर है तो सब भ्रष्टाचार होगा। पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी वाले चूना लगाते हैं। एक अध्यापक के ट्रांसफर के लिए 3 लाख रुपए, आज तो शायद 30 लाख होगी। तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां ईमानदारी से काम हो। आप तो रह तो रहे हैं उत्तराखंड में, दर्द आपको यूपी का है। कि हम लोग इतने कायर हैं कि जिन लोगों ने हमारा अपमान किया हम उन्हीं को सत्ता दे रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, सपा तो है ही है। और मायावती ने तो यहाँ तक कहा कि क्यों गई वो महिलाएं वहाँ। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ में आएगी, ये रोकनी है। इस जो आज मोदी जी कह रहे हैं सुन के, यहाँ आए थे वो पारे कहाँ से सुन लिया। पहाड़ की जवानी को पहाड़ को काम आनी चाहिए और पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आना चाहिए। ये एक विद्वान आदमी इस बात को कह सकता है। तो वो बात उसको लेकर के उत्तराखंड क्रांति का गठन हुआ था। मुख्य सचिवों ने आपने अपनी पत्नियों के नाम पर यहाँ एनजीओ बनाए हुए थे। एम्स क्यों पहाड़ में नहीं बन सकते थे? अगर एम्स पहाड़ों में बनते, बड़े इंस्टीट्यूट वहाँ बनते तो हमारा पलायन क्यों होता? नमस्कार, पहाड़नामा के इस एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आनंद प्रकाश जुयाल जी। आप उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान तक उत्तराखंड के राजनीति परिप्रेक्ष्य में तो सही सक्रिय हैं ही हैं, साथ ही साथ आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो योगदान है उसके बारे में आपसे रूबरू बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है जुयाल साहब हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें थोड़ा सा अपना परिचय के साथ कि आप कैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े, तो यहाँ से हम अपनी बातचीत प्रारंभ करें। देखिए, मैं मूल रूप से पौड़ी जनपद से बिलोंग करता हूँ और पहाड़ी परिवेश में पला बड़ा हूँ। पहाड़ से पलायन का दर्द हम आज से नहीं तब से जानते थे जब हम बच्चे थे। जब हमने हाई स्कूल पास कर लिया उसके बाद हमको कहीं पढ़ने के साधन नहीं थे हमारे, तो इसलिए होते हम क्यों पलायन करते हैं उसके शिकार हम भी हुए। पढ़ने के लिए हमको घर छोड़ना पड़ा, नौकरी लगी, नौकरी में भी हमने देखा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग, उनको कहीं नौकरी थी, कोई गोंडा से, कोई बलिया से, कोई बस्ती, सारा मतलब उत्तराखंड का बहुत कम लोग यहाँ पे नौकरी में थे और वो लोग हावी थे तो हमारा शोषण करते थे। तो एक हमको नौकरी में भी हम यहाँ के होते हुए भी अल्पसंख्यक थे, हमारे अधिकारी सब नॉन उत्तराखंड के थे, तो वो हमारा शोषण करते थे, वो हमारी पीड़ा थी। जब उत्तराखंड राज्य की बात हुई, उत्तराखंड क्रांति दल अस्तित्व में आया तो हम बड़े प्रसन्न हुए और हमने हाथ में बेसिकली मैं भले आज उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड का मैं सदस्य 79 में जब राज्य बना था और उत्तराखंड क्रांति दल बना था तो 79 में तब मेरी पोस्टिंग जोशीमठ में थी। मैं उसी दिन से उत्तराखंड क्रांति दल का प्राथमिक सदस्य बन चुका था। सरकारी कर्मचारी रहते? जी हाँ, सरकारी कर्मचारी रहते हुए 79 में मैं जोशीमठ में, मदन मोहन नौटियाल जी हमारे तत्कालीन महामंत्री थे, उन्होंने मुझको 5 रुपए की सदस्यता दिलाई थी। तब मुझे जानकारी भी नहीं थी कि सरकारी कर्मचारी को नहीं बनना चाहिए। बन गए, भावना से बन गए। उसके बाद वर्ष 1992 में जब झगड़ा हुआ मुलायम सिंह और उत्तराखंड का, मुलायम सिंह के लोगों ने यहाँ अत्याचार किया और यहाँ के लोगों ने एक बात की कि हिल कैडर की बात करी कि जब यहाँ के हिल कैडर बनना चाहिए, क्योंकि वैसे तो प्रमोशन हो नहीं रहे थे। तो एक हिल कैडर की स्थापना की गई। तो हिल कैडर में हम अपने राज्य के अपने कर्मचारी संघों के पदाधिकारी थे
और किस हमने कर्मचारी संगठन से और मैं किस विभाग से उत्तराखंड थे? डिप्लोमा इंजीनियर संघ का सदस्य था, उत्तर प्रदेश उस डिप्लोमा इंजीनियर का भी सदस्य था। और जब यहाँ पे दोनों संघों की बात हुई, जब मुलायम सिंह ने हमारे साथ ज्यादती करी और हमारे संघ के लोगों ने बहुत सारी मांगें करी कि भाई हमारी ये मांग है, वो यहाँ आए तो हमने कहा भाई हमको एक मांग और कर दो कि हम उत्तराखंड राज्य का समर्थन करते हैं। उन लोगों ने विरोध किया तो हमने कहा हम तुमसे नाता तोड़ते हैं, और हमने उत्तराखंड का एक अपना संघ स्थापित कर लिया अच्छा, किस सन में? 1992 में। 1992 में। उसके बाद जब हिल कैडर की बात आई तो हमने जितने भी, क्योंकि अब लोग यहाँ नहीं रहना चाहते, आप तो रह तो रहे हैं उत्तराखंड में, दर्द आपको यूपी का है। ऐसे बहुत सारे कर्मचारी थे जो उत्तराखंड में रहना तो चाहते थे लेकिन पिथौरागढ़ नहीं जाना चाहते थे, उत्तरकाशी नहीं जाना थे, केवल देहरादून हल्द्वानी में रहना चाहते थे। तो हमने इसका विरोध किया, भाई जिन लोगों ने उत्तराखंड का कैडर दिया है उनको पिथौरागढ़ भी जाना पड़ेगा। इस बीच जब भूकंप आया तो लोगों ने कहा साहब हम तो मैदानी संपर्क के हैं, हम तो नहीं जाएंगे। तो भाई ठीक है, आप मैदानी संपर्क के तो आप उत्तर प्रदेश चला जाओ, आप जाओगे तो हमारे उत्तराखंड का आदमी रोजगार पाएगा। तो इन भावनाओं को लेकर के हम भी आंदोलित थे। और जब कभी भी आंदोलनकारियों का हम अपना, क्योंकि हम अगर हम बहुत सारे लोग भौतिक रूप से आंदोलन में सक्रिय नहीं हो पाते थे, तो हम लोग मासिक कोष जमा करते थे। हम सब लोग 100 से 500 रुपये तक हम लोग जिसकी भी जैसी हैसियत थी वो इकट्ठा करते थे, और देहरादून से संचालित वाले हर आंदोलन को हम आर्थिक सहयोग देते। किसी को दिल्ली जाना है, किसी को पौड़ी जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो हम लोग उनके लिए बस की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करते थे। उसका नेतृत्व मैं करता था। 1994 में जो सबसे दुर्घटना जिसको हम आज भी दर्द होता है बोलते हुए, जब 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर के बीच की काली रात में जब मुजफ्फरनगर की घटना घटी और हमारा जनमानस उद्वेलित हो गया, हमारी माँ बहनों का उनका अपमान किया गया, जो युवा आ गए उनको गोली मार दी गई, उस दिन से हम उद्वेलित हो गए। फिर हमने नौकरी की परवाह नहीं करी, हम खुलेआम। उस दौर में उत्तराखंड के लगभग सभी कर्मचारी संगठन राज्य आंदोलन के समर्थन में आ गए। सारे कर्मचारी उसमें आ गए और हम लोगों ने मतलब इसकी परवाह नहीं करी। बल्कि मैं बताऊँ, उस समय मैं देहरादून के सर्किट हाउस का इंचार्ज था 94 में, 95 2000 तक वहाँ का इंचार्ज रहा। तो उस दौरान हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी जो उत्तर प्रदेश के मंत्री थे यहाँ पे आए और हमारी महिला मंच की महिलाओं ने उनका घेराव किया। उनका शराब के विरोध में, राज्य के विरोध में आंदोलन था। तो उन लोगों ने, उत्तराखंड महिला मंच की महिलाओं ने कमला पंत जी, निर्मला बिष्ट जी, इनके बहुत सारी महिलाएं थी और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजे नहीं खोले तो महिलाओं ने अपना वो रोज दिखाया, वो शीशे टूट गए दरवाज़ों के। तो मेरे पे दबाव पड़ा, मेरे जिलाधिकारी ने बोला कि आप इनके खिलाफ FIR दर्ज करो। तो मैंने विरोध कर दिया, मैंने जी मैं तो नहीं करता। कि आप क्यों नहीं करोगे? मैं आपका कर्मचारी बाद में हूँ, पहले मैं इस राज्य का नागरिक हूँ और मैं भी उत्तराखंड राज्य का समर्थन करता हूँ। फिर हमारे अधिकारी बोलो, वो जानते थे कि मैं अपना कर्मचारी नेता भी हूँ, मेरे को एक्शन खिलाफ कार्रवाई करने से 10 बार सोचना पड़ता। फिर बोले सब आप बताइए कि इसकी रिकवरी कैसे होगी? मैं रिकवरी की क्या था, मैं अपने वेतन से अपने साथियों से कलेक्ट करके ये शीशे लगवा दूंगा। 5100 रुपये का कुल खर्चा था, उसके लिए मैं महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगा, मैं नहीं करूँगा। इसी तरह से आंदोलन चलते रहे और जब उत्तराखंड राज्य बन गया, इस बीच जो 4 साल में हर रैली में, हर धरने में मैं और मेरे एक साथी थे गिरीश चंद बर्तवाल, हम हर रैली में जाते थे, मोटरसाइकिल अपनी फिजिकली भी जाते थे। किसी तरह से जब राज्य बना तो मैं उस वर्ग का नेता था जिस वर्ग को लोग भ्रष्टाचार के लिए गिनते कि इंजीनियर है तो सब भ्रष्टाचार होगा। हम अपना कलेजा फाड़ करके दिखाएं तब भी हम पे एक दाग लगता था, ये इंजीनियर, PWD का इंजीनियर, PWD किसी कहीं का भी हो। अपने रिश्तेदार सब सोचते थे कि यार इसने पता नहीं, यहाँ तक कि खुद पेरेंट्स भी। तो वो एक दाग था, हम तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन हम पे एक प्रश्न चिन्ह था। तो हमारा ये था कि अगर ये राज्य बनेगा तो हम इसमें एक नई दिशा लाएंगे, हमें भ्रष्टाचार पे, और हमने उसकी अगुवाई करी। हमारे जो चीफ इंजीनियर थे
उन्होंने जब कहा, क्योंकि यहाँ पहले बड़ी गंदी प्रथा थी कि हर बड़े अधिकारी को मंथली जाती थी, अच्छा। भाई ये एससी है तो इसको 3,000 रुपये महीना, ये चीफ है तो इसको 5,000 रुपये महीना, हर डिवीजन से इनको जाता था। हमने इसका विरोध कर दिया, हम बिल्कुल नहीं देंगे, हमसे काम लीजिए आप। और अब मुख्यमंत्री को उन्होंने हमारी बात की कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो हमने उसके खिलाफ भी आंदोलन चलाया। अंत में उस चीफ इंजीनियर को रिटायर होना पड़ा। ये उत्तर प्रदेश के दौरान? उत्तर प्रदेश के दौरान नहीं, उत्तराखंड बनने के बाद किया। उत्तराखंड बनने के बाद? उत्तराखंड बनने के बाद 1 साल के अंदर सबसे पहले तो उस मुख्यमंत्री को रिटायर होकर जाना पड़ा। उसके बाद नित्यानंद स्वामी जी, उन्होंने कर्मचारी संघों से एक बैठक रखी उत्तरकाशी में 12 नवंबर 2009 को, जी। और वहाँ पर उन्होंने एक 12 नवंबर 2000 जब राज्य 2000 को जब राज्य बना, 9 नवंबर को तो राज्य बना, 12 नवंबर को बैठक रखी जी। और अपनी बात रखने के बाद उन्होंने एक बात कही कि मुझे कर्मचारी संघों से यह अनुरोध है कि आप ऐसी कोई मांग मत रखना जिससे इस राज्य पे आर्थिक बोझ पड़े, और हमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी और ऑनेस्टी, इन तीनों चीज़ों में सुझाव दें। तो हमने ठीक है जी, हम 15 नवंबर को वहाँ से आए। 15 नवंबर को नित्यानंद स्वामी जी से मिले और हमने कहा जी आपने एक हमसे सुझाव पूछा था, हम सुझाव लेकर के आए हैं। कहा जी कौन सा सुझाव? हमने कहा जी इस राज्य में 27,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो यूपी के कैडर के हैं और वो यहाँ नहीं रहना चाहते। तो इन तीनों का सॉल्यूशन उसमें है। कि जी कैसे है? कि 27,000 कर्मचारी अगर यहाँ से जाएंगे और रहना नहीं चाहते, उनका विकल्प नहीं है, तो आप उनको कार्यमुक्त कर दीजिए और उनकी जगह, क्योंकि मैंने कहा जी मेरी 30 साल की सर्विस हो चुकी है, तो मेरी जो शुरू की जो वेतन है उससे मेरे आज 3 गुनी तनख्वाह मिलती है। आज जो नया भर्ती होगा उसको हमसे 1/3 कम तनख्वाह मिलेगी। तो 27,000 कर्मचारियों की जाएंगे, तो अगर आपको पास नौकरी होगी तो आप इनके 3 गुने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। दूसरी बात है, अगर इनकी तनख्वाह अगर नहीं है तो आप नए भर्ती करोगे, ये जाएंगे तो 2/3 पैसा आपका बचेगा। ये तो हुई इकोनॉमी। आपने एफिशिएंसी का, 50 साल का आदमी जाएगा, 50 साल का आदमी आज चाहे पहाड़ का हो चाहे मैदान का हो, वो पहाड़ नहीं जाना चाहता, वो एन कैन प्रकार अपना देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार में अपना ट्रांसफ़र करा लेता है। बिल्कुल। तो हमने कहा जी ये 25 साल का बच्चा आएगा तो इसको आप नीति माणा भी भेजोगे, जोशीमठ कहीं भी भेजोगे तो जाएगा। बिल्कुल। तो एफिशिएंसी में 50 का जाएगा, 25 का आएगा, तो जरूर उससे कार्य क्षमता बढ़ेगी। बिल्कुल। तीसरी बात भ्रष्टाचार की कही, अरे लड़का ईमानदार आएगा तो वो तो ईमानदार आएगा तो भ्रष्टाचार तो करेगा ही नहीं। वो जब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा जब तक ऊपर के लोग उसको नहीं। तो इन तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन है। उसके बाद कुछ बातें ऐसी आ गई जो उनको हमारी बात चुभ गई। चुभ इसलिए गए थे कि पूरे चिड़ियापुर से देहरादून, डाटकाली से देहरादून, घंटाघर के सड़कें आपने जिसने भी देखा होगा, सड़क के बीच में इन्होंने एक डिवाइडर खड़े कर दिए थे। उनको बोलते हैं डेलिनेटर, लोहे के डंडे, उन पे पेंट से वो रात को तब चमकते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है जी। अब हमको नहीं पता था कि इसका ठेकेदार उनका दामाद है या उनका कोई अपना आदमी है। तो हमने उसका विरोध किया कि ये जो हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारा राज्य 13,000 के कर्जों में डूबा है, तो इससे तो लगता नहीं कि हम कर्ज में डूबे हैं। आपने तो उसको ऐसे चमका दिया है कर्जा लेकर के, तो हम इसका विरोध करते हैं। और वैसे भी अगर ट्रक आएगा और एक ट्रक का या किसी का भी अगर स्टीयरिंग ज़्यादा कट गया तो ये 10-15 डंडे तो साफ हो जाएंगे। बिल्कुल। 1,000 रुपये का एक डंडा है। अगर साइकिल वाला आएगा, साइकिल वाला तो रात को देखते हैं उसमें लाइट होती नहीं, तो वो तो अपना सर फोड़ देगा। तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। फिर क्या करना चाहिए? हमने कहा जी हम चूना लगाने के नाम से बदनाम हैं, PWD वाले चूना लगाते हैं, तो आप बीच में लगाइए, सड़क के बीचों बीच 1 फीट की डिवाइडर जो बनी हुई है उस पर वाइट वॉश कर दीजिए। और आप भी या कोई भी आदमी देख लेगा कि चूना जिस मकान पे होगा और रात को भी चमकता है। बिल्कुल। तो अगर उस पर चूना हो तो उस वो चमकेगा। तो इस तरह फिर वो उनको शायद बुरा लगा, तो फिर उन्होंने हमसे एक शब्द कहा कि आपने क्या उत्तराखंड का ठेका ले रखा है? हमने कहा जी बिल्कुल ले रखा है। हमने नौकरियां ऐसी दांव पे नहीं लगाई। और तब वो खैर हम चले आए।
ठीक यही बात नृप सिंह नपलचाल जो उधर के आपके मुंशियारी के थे और वो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी थे। जी 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 जी। तो उन्होंने एक मधुकर गुप्ता यहाँ इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी थे, उनके रिश्तेदार थे एक रविंद्र कुमार जो उत्तर प्रदेश से चीफ इंजीनियर रिटायर हुए। तो वो उनको यहाँ उत्तराखंड में ले आए और उनको लोक निर्माण विभाग का टेक्निकल एडवाइजर नियुक्त कर दिया। इस पर हमने आपत्ति करी कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, विभाग के पास पैसा नहीं है वेतन देने के लिए, यात्रा भत्ता देने के लिए, और इधर आप एक आदमी को अतिरिक्त पोस्ट दिला रहे हैं जिस पे 1 लाख रुपए प्रति माह खर्चा होगा। बिल्कुल। और जिस विभाग में जूनियर इंजीनियर से ले चीफ इंजीनियर तक सारे के सारे टेक्निकल हैं, वहाँ पर आप टेक्निकल एडवाइजर रखें, इसकी हमारी आपत्ति थी। तो वो निपल साहब उन्होंने भी यही शब्द दोहराए कि आपने क्या ठेका ले रखा है। हमारी में और भी साथी थे, तो हमारे डेलीगेशन ने इसका विरोध किया कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने हमारे प्रतिनिधियों ने ये वहाँ पे प्रस्ताव रखा कि अब की बार हम अपने कैडर से किसी को चुनाव में उतारेंगे। तो वहाँ पर मैंने वॉलंटरीली अपने को आगे किया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा सर्विस में आ गया है और मुझे ये भ्रष्टाचार में आपने सैद्धांतिक रूप से विरोध करते हुए नौकरी छोड़कर फिर आप चुनाव के मैदान में फिर मैंने इनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ दी। और तब से मेरे पास क्योंकि एकमात्र विकल्प था, हालांकि मेरे आदर्श मुन्ना सिंह चौहान थे, वो इसलिए थे कि जब उत्तर प्रदेश में इन्होंने उसका विरोध किया तो उन्होंने मुन्ना सिंह चौहान ने मुन्ना सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी, इस्तीफा बनाई थी उन्होंने, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। इसलिए मेरा यह था कि मैं मुन्ना सिंह चौहान जी की पार्टी में जाऊंगा। लेकिन इस बीच मुझे सुशीला बलूनी दीदी मिल गई, तो उन्होंने कहा भाई तू कहाँ जा रहा है। मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं ऐसे तो उन्होंने कहा भाई तू ऐसा करके यूकेडी में आ जा। यूकेडी पूरी उसका बड़ा क्षेत्र है, और मैं उनके साथ फिर मैं यूकेडी ज्वाइन कर ली। और मेरे आदर्श विपिन त्रिपाठी जी थे, उनके साथ मैंने यूकेडी ज्वाइन करी। और ये कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब तक वो रहे बेचारे, उनका मैं सबसे प्रिय सबसे विश्वसनीय पदाधिकारी रहा। उन्होंने मुझे आते ही महामंत्री का पद दिया, और मुझको लोग छोटे त्रिपाठी नाम से कहने लग गया कि वो क्योंकि हमारा लगभग नेचर मिलता था। और तब से आज तक मैं उत्तराखंड क्रांति दल में रह करके अपने, क्योंकि हम कुछ कर तो नहीं पाए पर हम मुद्दे जिंदा रखे हुए हैं। जैसा कि आपसे बात करके प्रतीत हुआ और आपने बताया कि उत्तराखंड राज्य के गठन के शुरुआती दौर से ही हम भ्रष्टाचार के शिकार हो गए। जी, शुरुआत में आपने कहा कि रोड में डिवाइडर लगाने के लिए ठेका मुख्यमंत्री के दामाद को देने के लिए एक कार्रवाई की गई। एक चीफ सेक्रेटरी के रिश्तेदार को एडजस्ट करने के लिए पीडब्ल्यूडी में एक और कार्रवाई की गई। जी जी। आपने नौकरी 2004 में छोड़ी? 2000 में, 2002 जनवरी में, 2002 जनवरी विधानसभा के जस्ट पहले आपने 2002 जनवरी में नौकरी छोड़ी, जबकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इंजीनियर का पद एक कमाई वाला पद माना जाता है। और इस बात से कोई दो राय नहीं है कि 2000 से वर्तमान में तो पीडब्ल्यूडी फिर भी कुछ कर्जों में है। भुगतान के मामलों में आर्थिक तंगी का माहौल विभाग में देखा जाता है। उस दौर में पैसा और काम दोनों पीडब्ल्यूडी के पास भरपूर था। तो आप इतना बड़ा डिसीजन आपने किस आधार पर लिया? मैंने इसलिए लिखा, देखो जी मैं ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ था, और राज्य में भी अब चीफ इंजीनियर का एक छोटा सा अदना कर्मचारी चीफ इंजीनियर को टर्मिनेट करवा दे तो कुछ तो नैतिक साहस उसमें रहा होगा, कुछ तो करेक्टर रहा होगा। तो भ्रष्टाचार के नाम से मुझसे आज भी लोग, बहुत सारे लोग भ्रष्टाचारी, वो मुझसे अभी वह द्वेष भाव रखते हैं। मेरे रहते भ्रष्टाचार हो नहीं सकता था। और इस राज्य में भ्रष्टाचार इतना अधिक हो गया जब मुख्यमंत्री, और वो तो मैंने उदाहरण दिया, आपने मुख्यमंत्री के दामाद का बड़ा आप देख रहे हैं, और उदाहरण दिया मुख्य सचिव का भी। मुख्य सचिवों ने आपने अपने अपनी पत्नियों के नाम पर यहाँ एनजीओ खोल दिए, बनाए हुए थे। अब देख लीजिए, आप भी देख लिए, और ये सारा वही चीज आज भी चल रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर कभी जाओगे, उस टाइम में तो अब जाता नहीं, सचिवालय में जो लिखा हुआ है
सलाहकार कौन है? झा, कौन है? शुक्ला, कौन है? साउथ का। मतलब उत्तराखंड का कोई भी आदमी इनको सलाहकार नहीं मिला। उत्तराखंड में बहुत बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ रहे हैं, बिल्कुल, साइंटिस्ट रहे हैं, जियोलॉजिस्ट रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, उनको इन्होंने कहीं भी इस योग्य नहीं समझा। सारे सलाहकार बाहर के लाए हैं। आज भी जो उत्तराखंड में ये जो एस्टीमेट वगैरह बन रहे हैं, तो ये सभी बाहर के सारी एजेंसी, गाजियाबाद की कंपनियां, बाहर के एजेंसियों को मैं जानता हूँ। अभी एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बात है कि अर्नेस्ट मनी होती है। हाँ जी, किसी काम को टेंडर लगाने के लिए उसके एक धरोहर राशि होती है कि भाई इतना % होगा, और एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट में क्या होता है? गुणा होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जो भी होता है। अब वो चाहे आप 100 करोड़ का एस्टीमेट बनाओ, चाहे 5 करोड़ का बनाओ, चाहे 1 लाख का बनाओ, कैलकुलेशन तो एक ही पेज की होती है। बिल्कुल। तो उसका इन्होंने अर्नेस्ट मिल रही है कि अगर ये 100 करोड़ का है तो इसके अर्नेस्ट वो ज़्यादा लगा दो। क्यों लगा दो? उसकी कॉस्ट के हिसाब से। तो ये तमाम भ्रष्ट किसी ने देखा नहीं है। तकनीकी रूप से आपके पावर जो सेक्टर में इन्होंने क्या किया कि कंटूर मैप से सीधे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखी और एस्टीमेट बना दिया। जबकि पाव जो उसकी बिजली की लाइन आती है तो पहाड़ से जाएगी तो नीचे उतरेगी, फिर जाएगी। तो एस्टीमेट बना गया 100 करोड़ का और फिजिकली हो गया 400 करोड़ का। इतना पैसे की बंदरबाट इन्होंने हर विभाग में, मैं इसकी पर्टिकुलर एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप में मैं शिक्षा मंत्री का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए हम बस में जा रहे थे, एक सदस्य कह रहे थे कि भाई मेरी तो बात हो गई, मुख्यमंत्री मंत्री जी ने मेरे से बोल लिया कितने रुपए कि 3 लाख रुपए। ये 2006-07 की बात है कि एक अध्यापक के ट्रांसफ़र के लिए 3 लाख रुपए, आज तो शायद 30 लाख होगी। तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहाँ ईमानदारी से काम हो। इसलिए मैंने भ्रष्टाचार छोड़ दिया था मेरे बोझ। और जिस दिन मैंने सर्विस छोड़ी सर, उस दिन मेरा जो वरिष्ठता सूची है उसमें पहला नंबर था। माने मैंने जनवरी में नौकरी छोड़ी तो जून में मेरा प्रमोशन था। जून के बाद मुझे 10 साल और नौकरी की, तो मुझे कम से कम 3 प्रमोशन प्लस जो आज की, मैं तो पुरानी स्केल में चल रहा हूँ, वेतनमान जो आज का लेता, तो मैं वेतन से, पेंशन से, सब चीज़ों से मैंने एक सेक्रीफाइस इसलिए करी थी कि मैं भ्रष्टाचार के पौधे को वहीं ख़त्म करना चाहता था। आज वो पेड़ बन गया। आज मुझे इस बात का भी अफसोस होता है कि मैं जिस लक्ष्य को लेकर के आया, क्योंकि पब्लिक ने ठुकरा दिया। वोट तो जनता देती है। अब जनता पर मैंने कहा नहीं कि कौन था कि साहब वो तो जयी था, तो जयी था तो इसने फिर हमारे विरोधियों ने प्रचार है इसने तो भ्रष्टाचार किया होगा। तो आज कोई भी आदमी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि कोई आदमी अच्छे लक्ष्य को लेकर नौकरी छोड़ रहा है। वो पीड़ा आज भी है, लेकिन अब नौकरी छोड़ दी न तो नौकरी दोबारा मिलती, और नौकरी, इसलिए हम अपने उसी में लगे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज सारे लोग पछता रहे हैं। तो आज भू कानून मूल निवास की बात कर रहे हैं। ये भूल निवास मूल कानून, इसकी इसका हम इस पे तो राज्य की इसका उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म ही इस मुद्दों को लिया है। उत्तराखंड क्रांति दल का नारा उनका जल जंगल और जमीन, वही तो था। और उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर डी पंत, जो वैज्ञानिक थे। बाकी लोग तो खाली वो, लेकिन असली व्यक्ति थे। नहीं, बाकी लोग देखिए डी पंत जी उस समय नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो काशी सिंह आयरे जी MSc के स्टूडेंट थे। जंतवाल उस समय MSc कर रहे थे जी। तो तमाम एजुकेटेड लोग उस समय यूकेडी से जुड़ के, यूकेडी के गठन के समय जो है तमाम पढ़ा लिखा वर्ग उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ा था। तो उन्हीं डॉक्टर डी पंत जी का एक नारा था, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ में आएगी, ये रोकने है। इस जो आज मोदी जी कह रहे हैं सुन के, यहाँ आए थे वो पारे कहाँ से सुन लिया। ये एक विद्वान आदमी इस बात को कह सकता है। तो वो बात, उसको लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। दुर्भाग्य है कि लोगों ने, अब जब सब कुछ लुट गया, अब लोग कह रहे हैं यूकेडी आप करो, अब क्या बचा है, फिर भी प्रयास करेंगे। लेकिन ये दर्द है कि अगर ये लोग समझते तो आज हमारा मुख्यमंत्री होता। आज जल जंगल जमीन, आप कह रहे हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने तराई में उद्योग लगाए, क्या उनको मालूम नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में भी उद्योग हैं? हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्री हैं, उद्योग धंधे सारे पहाड़ में, उत्तराखंड में क्यों नहीं ले सकते? एम्स ऋषिकेश में और किच्छा में क्यों बन रहे हैं? एम्स क्यों पहाड़ में नहीं बन सकते थे? अगर एम्स जैसी वो वहाँ पहाड़ों में बनते, बड़े इंस्टीट्यूट वहाँ बनते, तो हमारा पलायन क्यों होता? छोटी मोटी इंडस्ट्री
हमारे यहाँ चीड़ है सबसे ज़्यादा। अगर चीड़ के जंगलों के बीच में, पहले पुराने ज़माने में चीड़ के पेड़ों पे वो लगे रहते थे, लीसा कलेक्ट होता था और वो जाता था, फिर वो बरेली और जाता था, बरेली में जाके तारपीन का तेल या जो कुछ भी बनता था उसका। अगर ये हमारे हर ब्लॉक में बड़े बड़े चीड़ के, हर ब्लॉक में इस उद्योग पे के नाम पर हमारा एक फैक्ट्री लग सकती थी। हमारा जो बच्चा, मुझे ये पीड़ा इस बात की भी है कि जब हम देखते थे हरिद्वार गए कि साहब कहाँ रह रहे हो, कि 4 लड़के एक कमरे में रह रहे हैं, तनख्वाह मिलती कितनी है कि 6,000, किराया कितना है कि 2,000, दूध तो दूध, पानी भी मोल का पी रहे हैं, और माँ बाप भी और सास ससुर जिसकी शादी होगी वो भी गाली दे रहे हैं कि औलाद पैदा करी, रुपए नहीं दे रहा है, और वो बेचारा हर महीने बनिए के कर्ज में डूब रहा है। तो ये हमारे बच्चों को मिला, और जो इंडस्ट्रीज लगाई उससे जो हमारे यहाँ खोल दिया ITI, हमारे बच्चों ने ITI किया, और रुद्रपुर से हर फैक्ट्री के लोग गए, उनको वहाँ के लिए आए कि चलो बेटा नौकरी आओ। अब जो थोड़ा बहुत गांव में बच्चे थे वो भी पलायन करके आ गए। वो महिला जो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसने अपने पुरुष वर्ग के लिए त्याग किया था, दराती लेके गई थी, इसलिए थोड़ी गई थी कि मैं कुर्सी में बैठी रहूँगी जी। उसका दर्द था कि मेरा राज्य बनेगा तो मेरा बेटा, मेरा पति या मेरा भाई, उसको नौकरी मिलेगी। बिल्कुल। आज सबसे बड़ा छल उसके साथ हुआ है। वो महिला बाहर जो भी त्यौहार आते हैं, हमारे यहाँ कई त्यौहार होते हैं, और हमारे यहाँ मुश्किल से या तो खीर बनती है जिसके यहाँ दूध है, अब तो दूध भी नहीं है गांव में, अब तो या फिर हलवा है। गांव में लोग ही नहीं है। आज पर 2000 गांव हमारे उत्तराखंड के होस्ट विलेज है। पर जो कुछ भी वो महिला जो बनाती है, चाहे वो संपन्न है चाहे गरीब है, जब वो उसको एक कौर अपना खाती है तो पहले 2 आंसू गिराती है कि मैं तो खा रहा हूँ, पता नहीं मेरे बेटे ने खाई। ये स्थिति आज हमारे उत्तराखंड में, और दर्द मेरे अंदर आज भी है। तो इसलिए जो हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और दुर्भाग्य से हमारे मतदाताओं ने, विशेष करके मैं उन्हीं माताओं को भी कहूँगा जिन माताओं को महिला के जो अपमान का दर्द नहीं पता। मुजफ्फरनगर में मैं इस बात को विशेष तौर से कहना चाहता हूँ बिल्कुल कि एक जनरल, उनका तो अब पत्र भी सार्वजनिक हो गया है, जिन्होंने यहाँ से पत्र भेजा कि उत्तराखंड का पूर्व सैनिक हथियारों के साथ आ रहा है। इसकी परिणति इसलिए हुई मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल। और वहाँ से दोष आप मुलायम सिंह को देते हैं। हाँ, तो इसको समाजवादी पार्टी के लोग विशेष रूप से कहते भी हैं कि भाई दोष जिसका आप मुलायम सिंह को देते हैं उसके लिए पत्र जो है मेजर जनरल खंडूरी जी के द्वारा लिखा गया। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तथ्य तो उसको नकार नहीं सकते कि हमारे एक सांसद ने एक पत्र भेज दिया, और उसकी परिणति में प्रधानमंत्री ने फिर सबको कह दिया कि रैली नहीं आनी, यहाँ नहीं आनी चाहिए। और हमारा पूर्व से क्यों हुआ? क्योंकि जब हम आंदोलन करते थे, किसी भी चाहे देहरादून में कर रहे हैं चाहे हल्द्वानी में कर रहे हैं, तो जब पुलिस वाले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस की भी इतना जुल्म नहीं करते जितना ये कर रहे हैं आज, बिल्कुल, फिर भी जब वो पुलिस हम पर लाठी भांजते थे तो महिलाएं हमारे ऊपर लेट जाती थी, और फिर पुलिस उनको नहीं मारती थी, इसलिए हम बच जाता था। तो मुजफ्फरनगर में उस घटना का कारण यही था कि जब हमारे पुरुष जा रहे थे, और वो तो आंदोलनकारी थे, हो सकता है पी भी रखी हो, लेकिन जब वहाँ पे घपला हुआ तो वो फैल गए। तो जब पुलिस ने लाठी भांजी तो महिलाएं ऊपर आ गई, और उन्होंने उन महिलाओं को उठाया और उनको लेकर के चले गए उनके साथ। वो घटना आज भी हर आदमी को, हर महिला को, हर बच्चे को ये समझना चाहिए कि इससे बड़ा रामायण महाभारत सारा तभी तो पैदा हुए जब महिला का अपमान हुआ। और हम ऐसे, मैं तो का पुरुष करूँगा, कायर ही करूँगा कि हम लोग इतने कायर हैं कि जिन लोगों ने हमारा अपमान किया हम उन्हीं को सत्ता दे रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, सपा तो है ही है। और मायावती ने तो यहाँ तक कहा कि क्यों गई वो महिलाएं वहाँ। तो मेरा वो भी आक्रोश है आज सब लोगों से कि जो आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, वो अभी भी हमारे बीच में अंकिता के साथ हो गया, ऐसी बहुत सारी, हल्द्वानी में हो गया, सब जगह महिला। ताज़ा मामला चंपावत का है। चंपावत का है, बताइए आप। तो आज महिला अगर और सारे बीजेपी के निकल रहे हैं, तो आज अगर बीजेपी हर जगह सत्ता में आ रही है, क्यों आ रही है? क्या इनकी आत्मा मर चुकी है? या तो ये आक्रोश भी मैं आपके माध्यम से रखना चाह रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन यथार्थ यही है कि हम लोग डरपोक हैं,
और केवल 1%, अगर उनको 1% लोग क्या कर लेंगे? हमारी आज वोट परसेंट 1% है। अब 1% लोग हम क्या करेंगे? 1% में भी जो वोटर है वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, वो सारे यूक्रेनियन नहीं है। तो इतने लोग इतने राज्य की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो आज युवा जागरूक हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब एक विधायक को 40 करोड़ में खरीद सकती है, मेरे संज्ञान में है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूकेटी को भी डैमेज करने के लिए अपना पिटारा खोल दिया है, प्रलोभनों का, पैसे का। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि हमारे नेता लोग, हमारे साथी लोग इससे बचें, क्योंकि हमारा पैसा तो आज चला जाएगा। एक अंतरात्मा, क्योंकि अंतरात्मा से बड़ा तो कोई होता नहीं है। जब तक मरेंगे तब तक उनकी आत्मा उनको कोसती लेकिन रहेगी। क्या आपको लगता है कि पहाड़ी जनमानस की अंतरात्मा अभी बची हुई है? बची होती तो आज अंकिता जेल में होती। आज तमाम चीज़, अब कहीं पर भी जो कांड हो रहे हैं, अब कोई केशव थलवाल ले लो, आप जो है ये सुरेंद्र नेगी हो, इनके साथ मारपीट हुई तो उनके पक्ष में भी खड़े हो जा रहे लोग। ज़्यादा उनके पक्ष में खड़े। प्रेमचंद्र अग्रवाल के, और वो जो उसका वो है मेयर ऋषिकेश का, पासवान। आप बताइए, मैंने वक्तव्य दिया, मैंने लिख करके भी दिया कि उस सेक्टर मजिस्ट्रेट को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलो ये नेता तो बेवकूफ़ है, लेकिन तुम तो नियम कानून देखते हो, तुमने उसका नामांकन एक्सेप्ट कैसे कर लिया? जो जाति सुधार खंड में होती नहीं है, उसके तो आज भी अगर कोई ईमानदार आदमी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी नौकरी जानी चाहिए और इसको सस्पेंड होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। ऐसे उत्तराखंड में हो रहा है। लेकिन देखिए, चुनाव की राजनीति से इतर अगर हम बात करें जी, अभी न्यायालय ने कुछ पंचायत सदस्यों के 2 जगह नामांकन होने पर जी, उनके चुनाव को निरस्त किया। बिल्कुल। तो क्या पासवान जी के मामले में उत्तराखंड क्रांति दल ने या आपकी पार्टी ने, आपकी विचारधारा के लोगों ने ऐसा कोई कदम उठाया कि आप न्यायालय जा पाए? अब ये आवाज़ तो देखिए, ये मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा सा हट गया हूँ, पत्र लिखा नहीं, लेकिन ज्ञापन तो दिए है, ऋषिकेश में दिए हैं, विरोध भी किया है, और मैंने तो सोशल मीडिया में तो मैं आज भी कर रहा हूँ, मैंने खुल के कहा है। तो ये सोशल मीडिया में अगर किसी ने ये गीत लिख दिया तो धामी उसको FIR कर देता है। तो हमारी बात नहीं सुन रहे क्या वो? भाई अगर इनका तो वो है, LIU है, तमाम चीज़ें हैं, तो इस बात को क्यों नहीं देख रहे हैं कि भाई इनका जो मेयर है वो फर्जी है? अगर किसी ने कुछ बोल दिया धामी को, तो ये तमाम के हाँ से इसने ये किया। दिल्ली में किसी के रिश्तेदार का पर्स खो गया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा किसका खोया था, और 24 घंटे में निकल गया वो, क्योंकि वो VIP का रिश्तेदार था। तो ये अगर पुलिस सतर्क हो या हमारे मंत्रियों के अंदर इनकी ज़मीर जिंदा हो तो ऐसा थोड़ी है सब चीज़। लेकिन यहाँ के सब बाहर के लोगों को बसाने में लगे हैं और अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, पैसा बटोर रहे हैं। और ये उत्तराखंड के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक है, दुखदाई है। और स्पेशल के पहाड़ के लोग, मुझे पहाड़ मैदान से मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड इतना सुंदर राज्य है जिसमें पहाड़ भी है, मैदान, ऐसा कोई राज्य नहीं है। पहाड़ में जड़ी बूटियाँ हैं, फल हैं, नदियाँ हैं, मैदान में सारा अनाज है, तमाम चीज़ें हैं। तो अगर इसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन ये हमको राजधानी के नाम पे, उसके नाम पे पहाड़ मैदान करके बांट रही है। हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम इस खाई को बांटें और एक राज्य में एक कानून है। एक विशेष बात मैं इसलिए कहना चाहूँ कि जब हरिद्वार हमारे साथ मिल गया तो उनकी वजह से हमारा मूल निवास समाप्त करते स्थायी निवास क्यों कर दिया? क्या ये जो सेक्रेटरीज हैं ये उल्टी पट्टी बना रहे? हरिद्वार के लोगों को भी मूल निवास दिया जाना चाहिए था, और जो बहुत असल एक ही ज़िले में आपको काम करना था। बिल्कुल, आपने केवल एक ज़िले की वजह से आपने तमाम 12 ज़िलों के लोगों को कह दिया लाओ स्थायी निवास, और हमारे लोग स्थायी निवास अपनी छाती से लगा के बैठे थे कि बेटा अब राज्य बनेगा और मेरी नौकरी पहले। मूल निवास जी लैमिनेट करके रखे थे सर। बिल्कुल। और जैसे ही भर्ती हुई यहाँ पर लोगों ने, मुझे पता है आर्मी में, पुलिस में जब भर्ती हुई वो तो लेके आए लाशा, मूल उन्होंने फेंक दिया कि नहीं स्थायी निवास लाओ। तो ये विडम्बना हमारे साथ हुई। भू कानून या मूल निवास, मेरा ये मानना है कि हरिद्वार इस राज्य का अभिन्न अंग हो चुका है। अब उसके हमारी एक जैसे नियम होने चाहिए, वहाँ भी मूल निवास लागू होना चाहिए, वहाँ भी भू कानून लाना चाहिए, ये स्थायी निवास की प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए।
ये मेरा अपना मानना है। तो 94 से पहले के तमाम मुद्दे जी आज भी तमाम राज्य आंदोलनकारियों से बात करके ऐसा लगता है कि आज भी जीवित हैं। जी वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था आज भी वैसे ही जीवित हैं। जी और उत्तराखंड राज्य को बने 25 वर्ष हो गए। जी तो क्या कारण है कि हम जनमानस के बीच में अपनी बात को नहीं रख पाए हैं, या एक आंदोलनकारी ताकत के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल की जनमानस के बीच में व्यापक स्वीकार्यता नहीं हो पाई? देखिए, असल में ये चीज़ आपने विश्वसनीयता मैं क्यों खोई? इसलिए विश्वसनीय हमने नहीं खोई। जी हम आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं। जी हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। हमारे नेता, चाहे वो काशी सिंह एरी हों, चाहे दिवाकर भट्ट हों, या हम लोग ना, हमने भी चुनाव लड़े हैं। तो चुनाव में ऐसा तो होना था कि जाओ साहब कुश्ती लड़नी है, वहाँ तो विचारधारा होती है। बिल्कुल और इस विचारधारा, जिस विचारधारा ने राज्य बना दिया, बिल्कुल, तो वोटर ने उस विचारधारा को नकार दिया। क्यों? क्योंकि ये सैनिक बाहुल राज्य था और इस राज्य में 2-2 जनरल आ गए। उन्होंने शराब के पौवे खोल दिए, हर जगह शराब बांटी जा रही है इस राज्य में। आपने पहले सुना होगा, या आज विधान कहीं भी जाओ तो साहब शराब एक तो अब उत्तराखंड क्रांति दल पहले तो सिद्धांत ही नहीं है अपने बच्चों को शराब पिलाएगा। दूसरी बात है, हमको कौन दे रहा है पैसा? भाई वो तो माफिया बाहर से ला रहे हैं बीजेपी का। फिर इनके प्रचारक तो आप उत्तराखंड में राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो आपके राजस्थान, पंजाब, बंगाल सबसे आ जाएंगे यहाँ। हमने तो खुद कुआं खोदना, खुद पानी पीना है, खुद ही चुनाव लड़ना, खुद ही प्रचार करना है। दूसरी बात, मैं उत्तराखंड के विशेष कर लोगों से ये भी निवेदन कर, हम पे एक ये भी आरोप है कि इन्होंने 1996 में चुनाव का बहिष्कार किया था और निश्चित रूप से उसका हमको नुकसान हुआ। लेकिन बडूनी जी वो बहुत दूरदृष्टि वाले थे, उनको पता था कि अगर इसमें हमारे एक आध सांसद या विधायक जीत गए तो फिर वो ज़मीन छोड़ देंगे, जैसे कि देखने को मिला राज्य बनने के बाद। तीसरी बात है कि उसके बाद राज्य की लड़ाई पृष्ठभूमि में चली जाएगी। जैसे ही हमारे ये लोग तितर बितर हुए वो बड़ी, इसलिए उन्होंने कहा नहीं सब लोग। अच्छा, हम पे आरोप लगता है तो ठीक है, यूकेडी, हालांकि वो उस समय संयुक्त संघर्ष समिति थी, उसमें सारे लोग मिले हुए थे। बिल्कुल, तो गलती अगर थी तो सबकी थी, कर्मचारियों की भी थी, क्योंकि वोटर तो वो थे, गांव के लोग भी थे। बैलेट बक्से अगर खाली होके आए तो यूकेडी में इतनी ताकत कहाँ थी, वो हर बूथ पर खड़े हो। लेकिन एक विचार था, सब ने वो बैलेट बक्से वापस किए। तो अगर वो गलती थी तो भाई उसमें सारे लोग शामिल हैं और गलती हम स्वीकार कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ करके, मैं तो हर जगह गया, विशेष करके मैं शिक्षण संस्थाओं में गया, उनके प्रधानाचार्यों से उन्होंने कहा जी हमारे बड़े नेताओं का नाम लिया कि हम उनको नहीं देखना चाहते। भाई उनकी क्या गलती है? अगर गलती है तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। गलती का यही तो होता है कि माफ़ी मांगी जाती है। हमने माफ़ी मांग ली, अगर गलती थी तो उसको गलती वाले को तो माफ़ किया जाता है। लेकिन जिसने अपराध किया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपराध किया, इस राज्य में 29 संशोधन कर दे, जल जंगल ज़मीन पे हमारा अधिकार नहीं, पानी पे हमारा अधिकार नहीं, आवास विकास के हमारा अधिकार नहीं, मछली के ताल, मतलब तमाम चीज़ें, हर की पैड़ी पे हमारा अधिकार नहीं, सारी चीज़ें यूपी को सौंप दी। तो ये अपराध तो इन्होंने किया और आप इन्हीं को सत्ता दे रहे हो। वोटर को हमने गलती करी, हमें माफ़ करते, हम माफ़ी भी मांग रहे हैं। आप उनने अपराधियों को, और अपराध सोच करके नहीं, अपराधी तो सोच करके करता है ना, सोच समझ के। पहले से सुनियोजित था कि राज्य बनेगा तो हम ऐसा करेंगे। पहले से चोर अगर डकैती करता तो पहले 3-4 लोगों को साथ जाना, मैं जाऊंगा तू ध्यान रखना, ये करना। तो उनको तो आपने माफ़ कर दिया और हमसे गलती हो गई। और गलती सर तब पता चलती है जब हो चुकी होती है। जानबूझ के कोई भी आदमी गलती नहीं करता। हम स्वीकार करते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन उसकी सज़ा हमको नहीं, सज़ा उनको देनी चाहिए जो अपराधियों को। ये मेरी वैसे भी विनम्र, लेकिन लोग इस पर मंथन करें। चलिए, मैंने माना कि यूकेडी के कार्यकारी अध्यक्ष आप, मेरे ख्याल 5 कार्यकाल आपके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। तो आपकी माफ़ी जनता स्वीकार करती है और राजनीति में हार जीत भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता। जी जी, एक राजनीतिक दल के रूप में आप आज भी अस्तित्व में हैं। बिल्कुल हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन 25 वर्षों में जी ये क्या कारण रहे कि हम, देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन जज्बातों का, जनता का और विचारधारा का आंदोलन था। लेकिन इन 25 वर्षों में हम जो अपनी आने वाली नई पीढ़ी है, जो बच्चे
1994 के बाद पैदा हुए, जी हम उन तक उत्तराखंड राज्य आंदोलन को नहीं पहुंचा पाए। जी उस राज्य आंदोलन के बारे में हमारी नई पीढ़ी दो शब्द भी नहीं जानने जी की नहीं। स्थिति में है। जी। तो क्या आप इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा को और उस विचारधारा के जो प्रणेता, जो आपके अग्रिम नेता थे, जी। जो आपस में कुर्सी की लड़ाई में लड़े थे, जिसके लिए मैं आपको बड़े सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि जिन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए था, वो एक हिल्ट्रॉन के अध्यक्ष बन के बैठ गए। जी जिन्हें आपने फील्ड मार्शल के पद से नवाजा, वो भाजपा की गोदी में जाके बैठ गए। तो क्या आप उसकी जगह आज भी उत्तराखंड क्रांति दल वर्तमान में भी इस स्थिति में नहीं है कि आप जनता के बीच जाके युवाओं को उत्तराखंड के राज्य आंदोलन को, इतिहास को बताएं? अपनी आप इस कमी को किस तरीके से तक? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया। हमने, हमारे पास देखिए, हम तो अपने छोटे छोटे पर्चे के माध्यम से, जो एक हैंड बिल लिख लिया, कभी एक सब्जेक्ट लिख लिया, कभी दूसरे पे लिख लिया। आजकल ये सोशल मीडिया बहुत, तब तो हमारे पास नहीं था। हम तो यही पर्चा लेकर के गांव में जा रहे हैं, लोगों के पास गांव में जा रहे हैं तो पहले तो लोग नहीं मिलते, और फिर जाते हैं, अरे सर वहाँ जब बात सुनते हैं चुनाव के दिन, मेरे एक बार कह रहा था, अरे भाई जी आप आज तक कहाँ थे, रो रहे हैं मेरी बात पे। जब मैंने बातें रखी तो श्रोता रो रहे हैं, कह रहे हैं आप आज तक कहे, आपने देर कर दी। देर क्या करती, वोट डालने में तो 1 मिनट में आदमी विचार बदलता है। तो ये युवाओं को ये इतिहास नहीं बताया गया, और जो वर्तमान में जो पुराने बुजुर्ग हैं नहीं बताया गया, तो लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी आप भी हैं। बिल्कुल है। हमने, देखिए, हम दोषी, आपकी नज़रों में हम दोषी हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा से कहते हैं कि हमने तो प्रयास जरूर किए, आज भी कर रहे हैं। मैं मूलतः पिथौरागढ़ जनपद का हूँ। जी 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 ठीक। काशी सिंह एरी उसी विधानसभा से विधायक रहे हैं जिससे मैं भी आता हूँ। जी जी ठीक। और मैंने उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि मैं उस दौर में छात्र रहा हूँ, छात्र नेता रहा हूँ, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन मैंने भागीदारी की है, तो मैंने संघर्ष वाहिनी के रूप में, या उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में, या अन्य जनवादी संगठनों के रूप में ऐसे कार्यकर्ता तमाम उत्तराखंड में देखे हैं, जो कि पंचायत चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक, काशीदा एक बार लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, अपने घर से सुबह 8 बजे खिचड़ी खाकर, पूरे दिन चुनाव प्रचार करके, और शाम को वापस अपने घर रोटी खाने जाते हैं। मैंने ऐसे कार्यकर्ता उत्तराखंड क्रांति दल, संघर्ष वाहिनी व तमाम जनवादी संगठनों के साथ देखे। तो क्या वजह रही कि जब आपको राज्य मिला तो वो तमाम संघर्षशीलता आपका साथ छोड़ गई? देखिए, छात्रों तक पहुंचने के लिए, युवाओं तक पहुंचने के लिए, नई पीढ़ी तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पिछले 10-12 सालों में एक्टिव है। अब है। लेकिन इससे पहले भी हमने 2000 से लेके 2015 तक ऐसे कौन से प्रयास किए कि हम युवा, आने वाले वोटर तक पहुंचने के लिए, युवाओं तक पहुंचने के लिए हमने कोई प्रयास ऐसे, मेरे को नहीं लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल, हम इसमें लगे रहे कि आज हम पवार गुट बना लें, आज हम काशी गुट बना लें, आज हम विपिन त्रिपाठी जी से लड़ लें, कल हम जो है वो दूसरे तिवारी जी हैं अल्मोड़ा वाले, उनकी बुराई कर लें। तो हम तो इन तमाम चीज़ों में लगे रहे। तो क्या आज भी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, क्या आज भी उत्तराखंड क्रांति दल इस स्थिति में है कि तमाम जनवादी ताकतों को एक झंडे के नीचे लेकर वो चुनाव के मैदान पर उतर सके? और चुनाव के मैदान में उतरने से पहले ये जो 6 महीने का समय है, इस 6 महीने में युवाओं को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास से रूबरू करा सके? क्या आप इस स्थिति में हैं? मैं अभी जो आपने कहा कि हमने प्रयास नहीं किए, तो पूरे स्तर पर भले न हुआ हो, लेकिन पार्टी ने, अच्छा ये भी मैं स्वीकार करता हूँ कि अलग अलग गुट बने, लेकिन देखिए मैं उस सब राजनीति को छोड़ता हूँ। मैं आपसे, देखिए मैंने 2025 में, अभी जब ये अपना पहाड़नामा हमने शुरू किया, तो हमने पूरे सोशल मीडिया में देखा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान क्या संघर्ष किया।
वो कहीं से लेके कहीं तक सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म में एक साथ आज तक नहीं है। जबकि मैं सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल की बात कहूं, आपके पास डंगावाल जैसे पूंजीपति रहे, आपको मुंबई से चंदा देने वाले, दिल्ली से चंदा देने वाले लोगों की कमी नहीं रही वर्ष 2000 के बाद चुनाव के लिए। आप आर्थिक संसाधनों का भले ही आप रोना रोते रहे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल को आर्थिक रूप से आलम्बन देने के लिए आज भी लोग तैयार हैं। लेकिन उनका सिर्फ एक सवाल है कि क्या हमारा जो डोनेशन है, जो हमारा धन है या जो हमारा आर्थिक योगदान है, क्या वो सही जगह पर लगेगा। तो क्या आपको नहीं लगता है, क्योंकि आप एक कर्मचारी नेता भी रहे हैं, कि क्या आपको नहीं लगता है कि हम राज्य बनते ही जो है दिग्भ्रमित रहे? देखिए, इस बात को मैं महसूस करता हूँ और मेरे संज्ञान में भी है कि बहुत सारे लोगों ने पार्टी को आर्थिक सहयोग किया और कुछ लोगों ने उसको निजी हित में उपयोग किया, पार्टी को उसका लाभ नहीं मिला। और मैं इसका सबसे ज़्यादा मुखर होकर के विरोध करता हूँ। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों की आंखों की किरकिरी भी हूँ। माहौल ऐसा बनाया गया है, अब होगा कितना आया क्या आया, लेकिन जो पार्टी के कोष में जो एक हमारे यहाँ एक सिस्टम अभी तक नहीं बन पाया। हमारे एक भाई को भी पैसा आ रहा है, लोग करते हैं निजी हित में, दिखता है करते हो, भले ही पार्टी के लिए करते हो, वो दिखता नहीं है, प्रदर्शित नहीं होता। क्योंकि अगर कोई पैसा तो उसको पार्टी के कोष में आना चाहिए और कोष से फिर जहाँ भी तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, सबको संतुष्ट है, हाँ भाई ये पैसा है सही जगह लगा है। तो ये प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में जो हमारे 2-3 साल से हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं या जो हमारे अध्यक्ष हैं वो इसमें ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें सुधार आएगा, जो भी पैसा आएगा प्रॉपर तरीके से। अब तो हमारे प्रॉपर अकाउंट भी खुल रहे हैं तो उसमें आएगा। और मेरा ऐसे लोगों से भी निवेदन है, जो लोग चंदा दे रहे हैं वो किसी व्यक्ति को न दें। हमने एक पार्टी का अपना QR कोड जारी किया है, पार्टी का अकाउंट नंबर भी किया है और उनकी भावना है, लेकिन वो व्यक्ति से न करके अगर इस विचारधारा को हो तो हमारे पार्टी के कोष में जमा करें, ताकि इसका कोई दुरुपयोग भी न कर पाए और आपका जो पैसा वो भी सही जगह जाए। आपसे एक अंतिम सवाल करते हैं, वार्ता का समापन करेंगे। आज वर्तमान दौर में जी आशीष नेगी, आशुतोष नेगी समेत तमाम जो युवा चेहरे आपके पास हैं जी, और इस बात से जो है इसको तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि इन युवाओं की जो एक फौज आपके साथ आई है, इसने सोशल मीडिया के माध्यम से, धरातल पर जमीनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल की जो एक बिल्कुल हवा थोड़ा जिसे कहना चाहिए जो डेड इमेज हो गई थी, उसको पुनः खड़ा करने का एक प्रयास किया है। जी जी। तो क्या कल के दिन अगर आप इस स्थिति में आते हैं कि आपके 2-4-10 विधायक विधानसभा में आए, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये युवा चेहरे आज अपना संपूर्ण सर्वस्व अर्पण करके पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपकी जो बुजुर्गों की टीम है वो इनके पीछे खड़ी हो पाएगी? बिल्कुल, बुजुर्ग तो आज भी पीछे खड़े हैं। बुजुर्ग को देखिए, हम नहीं, काशी सिंह हैरी जी तो आज फिर मुख्यमंत्री के चेहरे देखिए, काशी सिंह बेशक हैं, लेकिन हमारे जो लोगों ने मैं भी उनसे इनकार नहीं करता, कह दिया है कि काशी सिंह हैरी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके अनुभव का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन चेहरा तो वैसे भी संवैधानिक तरीके से संविधान के अगर आप देख तो उसमें तो नेता विधायक चुनते हैं। कोई भी आ जा चेहरा घोषित कर दिया और पता चला वो चेहरा ही हार गया तो पार्टी की किरकिरी हो जाएगी। इसलिए मैं तो शुरू से ही भाई, अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, अपना नेता वो लोग चुनते हैं जो चुन के आते हैं। तो हमारे यहाँ भी यही होगा। और अगर युवा चेहरा आता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो हमें इससे कहीं गुरेज नहीं है। हमें पीछे क्यों, हम तो पीछे ही हैं। अब बुजुर्ग लोग तो पीछे ही हैं, नए युवा आए, लेकिन उनको बुजुर्ग के बगैर वो नहीं, ज्ञान उनको पूरी जानकारी तो है नहीं, पार्टी के इतिहास की जानकारी नहीं है, युवा हैं। और दूसरे, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में भी उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में रज्जू भैया, दीनदयाल उपाध्याय तो आ गए, लेकिन इनमणि बडूनी, चंद्र सिंह गढ़वाली ये अभी तक नहीं आए। जब तक हम इसमें नहीं आएंगे, दिवाकर भट्ट, काशी सिंह, इनने क्या त्याग किया, क्यों राज्य बनाया, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। हम जहाँ जाते हैं लोग मुझको बहुत
गंभीरता से सुनते हैं बच्चे, लेकिन इतना तो ताकत है नहीं, ना हमारा कोई चैनल है, ना हमारे कोई टीवी, हमको जहाँ मिलते हैं चंद उसमें ही बात है। कुछ युवा भी, मेरे युवा से भी थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी बात है, लेकिन युवा भी जो बाहर चले गए हैं, जो पलायन कर गए हैं, वो युवा ये कहते हैं साहब उत्तराखंड के 40 लाख लोग दिल्ली में हैं। और मैंने हर चुनाव में दिल्ली की कुल आबादी का 7वां हिस्सा उत्तराखंड की जनता है जी। और उस दिल्ली में उस उत्तराखंड की जनता को जो राजनीतिक अधिकार राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए हैं वो लगभग शून्य है जी। तो अब मैंने सर हर विधायक, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा को, चाहे निकाय के चुनाव हो, मैंने हर चुनाव से पहले अपील करी है, हफ्ता 10 दिन पहले, उन युवाओं से जिनकी वोटर लिस्ट में यहाँ नाम नहीं है, जो फिर बाद में कोसते हैं, या वो लोग जो हमको जो उल्हाने देते हैं कि यूकेडी क्या कर रही है। यूकेडी तो सब कुछ कर रही है, आप क्या कर रहे हो। आप दिल्ली से 4 दिन मैंने निवेदन किया कि आपके पिताजी गांव में रहते हैं, वो मेरी बात नहीं मानते, आपके ससुर जी हम मेरी बात नहीं मानते, तो आपकी तो मानेंगे। तो हमने सबसे निवेदन किया कम से कम 4 दिन आप दे दीजिए और सारे लोग अपने मूल स्थानों पर आएँ और अपने गार्जियंस को कंपेल करें, समझाएं कि आप क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाओ। अगर थोड़ा सा उन्होंने भी आलस किया, यार कौन जाए, एक लाइन का भाषण देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको धरातल रूप पे लागू करना वो हमको चाहिए। वो युवा आए, वोट पहले तो अपनी वोटर जितनी भी है उनको वोट को पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांसफर के स्थानांतरित किया, क्योंकि अब परिसीमन हमारे ऊपर है। जनसंख्या के आधार पर तो कम से कम हमारे 40 लाख में से अगर 20 लाख भी हमारी आबादी यहाँ बढ़ जाती है, कुछ दिल्ली है, कुछ मुंबई है, अगर आबादी बढ़ जाए तो हमारी कम से कम सीटें बढ़ेंगी नहीं तो घटेंगी तो नहीं। तो ये मेरा अपील आपके माध्यम से भी है और उन युवाओं से भी कि भाई आप आए, अगर आप वोट नहीं डाल सकते तो कम से कम यहाँ लोगों को मोटिवेट तो करें क्षेत्रीय दल के पक्ष में। मैं तो बहुत शिकार हूँ, क्योंकि वहाँ युवा आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी के लिए, किसके प्रचार में आ रहे हो कि बीजेपी के। तो आप खुद अपने पैरों में लोगों ने कुल्हाड़ी मारी है, दोष देने के लिए यूकेडी है कि एक कहावत है, गरीब की जोरी सबकी भाभी। तो कुछ भी कह दिया, ठीक है, हम मानते हैं हमसे बहुत सारी गलती है, लेकिन हमारी भावना, हमारी निष्ठा उत्तराखंड के प्रति कहीं कतई रूप से भी कम नहीं है। हमसे गलती हो सकती है, उसके लिए हमने बार बार क्षमा याचना करी है, आज भी करते हैं। जयाल साहब, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि क्या उत्तराखंड राज्य के विकास को लेकर जी आपने इन 25 वर्षों का उत्तराखंड राज्य का एक दौर देखा है जी। हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं जी। तो क्या इस राज्य के विकास को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की स्थापना को लेकर कोई एजेंडा, कोई ब्लूप्रिंट उत्तराखंड क्रांति दल ने आज तक बनाया है? देखिए, उत्तराखंड का क्रांति दल का ब्लूप्रिंट तो राज्य बनने से पहले ही बन चुका था, और उस ब्लूप्रिंट में, वो दुर्भाग्य से मेरे पास नहीं है, उसमें हमारे लोगों ने जब 79 में उत्तराखंड की कल्पना करी, उत्तराखंड राज्य की, तो 13 वर्षों तक हरिद्वार से लेके बद्रीनाथ, अस्कोट से आराकोट, ये तमाम पैदल यात्राएं करी इंद्रमणि बडूनी जी के नेतृत्व में और बिना पैसे के। और उन्होंने तमाम इसका अध्ययन किया, किस क्षेत्र में क्या हो सकता है, हमारे संसाधन के क्या हो सकते हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हमारा पर्यटन प्रदेश बन सकता है, हमारा जड़ी बूटी, ये तमाम भाषणों में तो सबने दिए, लेकिन इस पे काम नहीं किया। अगर उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार होती तो चाहे वो कितने भी बुरे होते, मेरा मानना है कि वो जरूर ये देखते भाई उत्तराखंड है कि नहीं। नहीं, जो दौर गुजर गया उसे तो वही 2027 के लिए क्या राज्य के विकास का कोई ब्लूप्रिंट उत्तराखंड क्रांति दल का इस चुनाव से पहले जारी कर पाएगी? अब करेंगे। यूँ तो हर साल हम घोषणा पत्रों में करते हैं, लेकिन अब की भी हमारा सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी जड़ तो यह है कि इस राज्य की राजधानी गैरसैंण बने। जब तक हम अब भाई 2 विधानसभा, मैं उसका नाम देता हूँ फोल्डिंग टेबल। आपने राजधानी को फोल्डिंग टेबल बना रखा है। जब आपकी मर्जी आती है आप गैरसैंण चले जाते हो, जब आपकी मर्जी आती है आप टिहरी की झील में चले जाते हो, मर्जी आए तो हरिद्वार में चले जाते हो। तो इन लोगों ने तो मजाक बनाकर राजधानी को और केवल पहाड़ और मैदान में बांटने का एक साधन बना दिया। क्यों, यहाँ मैदान में तो कहते हैं राजधानी देहरादून रहेगी, पहाड़ में कहते हैं राजधानी गैरसैंण रहेगी। भाई अगर और इनको ठंड लगती है, ये भी कि भाई जिसको ठंड लगती है तो वो विधायक के चुनाव ही न लड़े।
आपका निजामुद्दीन काशी क्या है, काशी वो निजामुद्दीन निजाम, वो तो कह रहे हैं कि काजी। राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए, और हमारे उसको ठंड लग रही है अजय भट्ट को या किसी दूसरे हमारे जो पीपी है लैंसडाउन के विधायक लैंसडाउन का, आपके। लैंसडाउन के विधायक हैं, और भी इनको ठंड लग रही है, तो भाई काहे को बना। और लैंसडाउन जैसी ठंड है इतनी तो गैरसैंण में भी नहीं है जितनी लैंसडाउन में। तो ये ऐसे लोगों को या तो विधानसभा का टिकट नहीं लड़ना चाहिए, और अगर करते हैं तो हमारे उनको विरोध करो ना, मुंह पे काली पोतो, डर क्यों रहे हो आप? आपने हमारे बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया, हमारा स्वाभिमान रौंद दिया, हमारे खिलाफ जो अपराधी कर रहे हैं उनको आप शरण दे रहे हैं, तो आप हमारे किस बात के विधायक हैं? विधायक को पहले 20% दे दो, उसके बाद काम ले लो। ये कार्य संस्कृति उत्तराखंड में हो रही, तो ये हमारे लिए भ्रष्टाचार की आप बात करें, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? तो मेरा इतना जरूर मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को अगर प्रतिनिधित्व मिलेगा तो ठीक है, पहले गलती भी है, उसका खामियाजी भी भुगत रहे हैं, आज सम्मान नहीं मिल रहा है। तो आने वाले जो युवा हैं, कम से कम मैंने पहले भी कहा ना कि युवा तब तक भ्रष्टाचारी नहीं होंगे जब तक ऊपर के रहें। तो हमारे युवा आएंगे, वो गैरसैंण भी जाएंगे, वो कहीं भी जाएंगे, और भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगाएंगे। ये अगर ऐसा हो जाए, ये मेरे ख्वाब हैं, सपने हैं, ये साकार होंगे तो हम तो खैर चले जाएंगे, लेकिन तसल्ली से जाएंगे कि हाँ भाई, जिसके लिए हमने आंदोलन किया वो मूल रूप उसका जो है उस मूर्त रूप में वो साकार हो गया है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने युवाओं को उत्तराखंड क्रांति दल का जो बागडोर सौंपने का स्वप्न देखा है, तो हम चाहेंगे कि भविष्य में वो स्वप्न जरूर साकार हो, और उत्तराखंड क्रांति दल कम से कम इस स्थिति में आए कि आप सरकार से सवाल पूछ सकें। जी, धन्यवाद आपका बहुत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।